हाँ जी बच्चों, हम इकोसिस्टम में 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो चलो हम प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अब ये पहले इसमें ये देख लो क्या क्या है इसमें। टू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम वी हैव टू कंसिडर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ये 4 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं बच्चों, इनमें से 3 हम पढ़ने वाले हैं और ये वाला जो है ना, ये अब तुम्हारा डिलीटेड है, इसलिए इसको छोड़ देंगे हम, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला। बट आपको ये पता होना चाहिए वो कौन कौन से 4 एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये वाला पार्ट आपके में डिलीटेड है, इसलिए ये वाला हम नहीं पढ़ने वाले। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज प्रोडक्टिविटी। तुम्हारे एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? तो बच्चों प्रोडक्टिविटी देखो, इसमें मैं पहले स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दूं। एक वर्ड होता है प्रोडक्शन, एक वर्ड होता है प्रोडक्टिविटी। तो आपको इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए क्या है। प्रोडक्टिविटी होता है जस्ट रेट, और प्रोडक्शन होता है कितनी प्रोडक्शन हुई, कितना अमाउंट बना। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज यही तुम आउटर में देख रहे हो ना, ये वाला एरिया जो बैरन एरिया है, यहाँ पे घास तो उगी रही है ना, इस साल कितनी घास है, अगले साल कितनी घास हो जाएगी, तो ये प्रोडक्शन है। ठीक है, इस प्रोडक्शन अगर हम इसमें पर एरिया लगा लें तो बन जाएगी उसका मतलब, हाँ, रेट हो जाएगा उसका। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो ये देखो, तो इसमें भी हम देख लें, पहले तो हम यही समझे प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है। तो बच्चों ये देखो, ये एक लॉन है समझ लो, इसके इसके अंदर ये सन की एनर्जी से इस प्लांट ने जो भी एनर्जी लेकर के फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस से प्लांट बड़े हुए, उसी एरिया में, सेम एरिया के अंदर प्लांट नेचुरली बड़े होंगे ही होंगे ना। फिर उसके बाद चलो आए कैटल आए, यहाँ पे दे रखा, ये काव ने खाया इसको, फिर काव भी खा खा के बड़ी हो गई, मोटी हो गई, बड़ी हो गई। तो ये यहाँ से पास हो रही है एनर्जी, यहाँ मतलब इसी प्लांट ने फोटोसिंथेसाइज करके बायोमास बढ़ा लिया अपना, और इसने काव ने इसी को खा करके, मतलब यहाँ ये वाला इसमें ट्रांसफर होगी, ये वाली प्रोडक्टिविटी, और फिर यही काव जब बड़ी होती है तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके अंदर बायोमास कैसे ट्रांसफर होता है। देखो, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बोथ आर सेम थिंग। ऑर्गेनिक मैटर बायोमास को ही बोलते हैं। पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको फोकस करना बच्चों, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन। अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, पहले ये देखो, वेट में करते हैं। ठीक है, वेट में या फिर एनर्जी की फॉर्म में करेंगे। वेट में करेंगे तो ग्राम करेंगे, ग्राम, ये गलत दे रखा है पर, हाँ इसमें ये आएगा, इसमें ना ऐसे ऐसे लिखा तुम्हारे में ना, ये लिखा हुआ, इसको कैसे दिखाएं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और ये एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। और जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, अभी हमने डिस्कस किया ना, ये रेट है, रेट इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, टाइम ले लिया ना हमने, और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, क्लियर है, ये बात क्लियर समझ में आ गई है। यहाँ पे ना तुम्हारे को इसको समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है, ये एक्चुअली ये आना चाहिए पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे है। तुम्हारी एनसीईआरटी में ना ये एक मिस कर रखा है, मतलब ग्राम को जी से ही दिखाए हुआ, आई थिंक, तो ये ध्यान रखो, ग्राम में हमेशा जीएम लिखते हैं ना हम, तो जीएम पर मीटर स्क्वायर एंड कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है ना, ये सब तुम्हें शेयर कर दूंगी, स्टार्ट करके तुम ना कर लो। चलिए अब हम देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं। इसको एक तो हम पीपी के भी लिख के दिखा सकते हैं,
सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, इसमें इसका बायोमास था 100 किलोग्राम, राइट, कितना था 100 किलोग्राम दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर इसका बायोमास हो गया 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ बायोमास का, कितना इंक्रीज हुआ, 1000 बन गया 100 से, ठीक है, कितना आ गया 900 किलोग्राम, इतना इंक्रीज हुआ ना बायोमास। जैसे यही का आइडिया ले लो, यही वाला आइडिया ले लो, लास्ट ईयर सपोज कम ग्रास थी यानी कि 100 ग्राम थी सपोज, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये इसमें 1000 ग्राम हो गई, 1000 ग्राम, राइट, 1000 मैंने बहुत कम बोला, 100 ग्राम भी बहुत कम है, 100 किलोग्राम कह सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है तो ये, तो उसके 1000 किलोग्राम हुई, तो कितना इंक्रीज हुआ, सिंपल 900 किलोग्राम इंक्रीज हुआ ना। तो इसी को हम कैसे डिनोट करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी 900 किलोग्राम पर किलोमीटर, क्या लिखा मैंने, हाँ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, ये एरिया है ना किलोमीटर स्क्वायर, 900 किलोग्राम पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, एक साल में इतना बढ़ा, इंक्रीज इन बायोमास इन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पता होना चाहिए। अगर हम एरिया लगा देंगे, टाइम लगा देंगे तो वो प्रोडक्टिविटी बन गया, ठीक है, क्लियर है। अगर हम टाइम ना लगाएं तो जस्ट प्रोडक्शन ही है, ये दो बातें भी पता होनी चाहिए आपको। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक तो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, समझ आया। पहले ये बताओ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्लियर हुआ तुम्हें, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब इंक्रीज इन बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये दोनों चीजें इंक्लूड करनी है। तो अब हम देखेंगे इसकी कितनी टाइप्स हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें बच्चों ये ना हम एब्रीविएशन भी यूज करते हैं, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है इसका मतलब, सब सुनो, सन से इसने सोलर एनर्जी लेकर के प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस में इन्वेस्ट की ना, वो वाली एनर्जी फोटोसिंथेसिस में इन्वेस्ट करके उसने किस में कन्वर्ट कर दी, केमिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, समझ गए। तो जितना ग्लूकोज इसने बनाया दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब प्लांट ने वो एनर्जी लेकर के जितना सिंथेसाइज किया ग्लूकोज, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस ग्लूकोज का कहाँ यूज हो रहा है, देखो, या तो एक तो मेजर इसका पार्ट यूज हो जाता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में, प्लांट बड़ा होगा ना, खाना खाएगा तभी तो ना, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस करता जाएगा उसकी ग्रोथ होएगी। और एक पार्ट यूज हो जाता है उसका रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में यूटिलाइज होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी देगा ना। तो इसमें सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये 1500 किलोग्राम इसने ग्रोथ इतना बनाया ग्लूकोज इधर, मतलब 15 टोटल बनाया 1500 किलो, 1500 किलोग्राम, ठीक है, केजी बनाया, और ग्रोथ में लग गया इतना 1000, और इसमें लग गया इतना। अब तुमने ये बताना है एनपीपी कितना हुआ, अगर एनपीपी जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस है तो कितना हुआ, बोलो एनपीपी कितना हुआ, कितना हुआ, माइनस कर कितना हुआ 1000, यानी कि ये वाला, ठीक है। देखो जीपीपी कितना था 1500 था, और रेस्पिरेटरी लॉस कितना है, यानी कि ये वाला है ना, दिस इज कॉल्ड एज एनपीपी, एनपीपी ये वाला जो बन गया ना, दिस इज कॉल्ड एज एनपीपी। तो एक तो आपको ये आता है कितने टाइप की है, क्या होती है। अब जीपीपी और एनपीपी को कैसे डिफाइन करेंगे जरा ये देख लो, जीपीपी of an ecosystem is the rate of production of biomass, प्रोडक्शन जो कि उसने फोटोसिंथेसिस से बनाया था, फोटोसिंथेसिस से जो टोटल बायोमास बनाया दैट इज कॉल्ड एज जीपीपी,
और जो इसका मेजर पार्ट यूटिलाइज हो गया प्लांट रेस्पिरेशन में, और जो बाकी का बचा वो हो गया प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिक मैटर, जो मतलब प्लांट ग्रोथ के अंदर यूज हो गया। ऑलमोस्ट 50-50 सा ही होता है, वो तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, ऑलमोस्ट ऐसा होता है। तो इसमें देखो कितना नया ऑर्गेनिक मैटर बनने का मतलब है कि उसने अपनी ग्रोथ में, नया ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ग्रोथ में, जैसे हम हमारी एज में इतना पता नहीं लगता, बच्चे एकदम से बड़े दिखते हैं क्योंकि उनका ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है, राइट। तो इसके अलावा एनपीपी क्या है, बिल्डिंग ऑफ बायोमास और स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय प्लांट आफ्टर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वाला माइनस करके जो ग्रोथ में यूटिलाइज हुई है ना, यूटिलाइज हुआ है बायोमास, दैट इज कॉल्ड एज एनपीपी। इट मींस एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। क्लियर? सो एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, the biomass available to heterotrophs is GPP or NPP or both or none, ऐसे आता है। तो आप क्या आंसर बताओगे? NPP। क्लियर? समझ आ गया ना? पहले ग्रॉस जो बनाया उसमें से उसने अपनी ग्रोथ के लिए यूज किया, कुछ पार्ट उसने रेस्पिरेशन के लिए यूज किया। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेस्पिरेटरी वाला टोटल में से माइनस करके जो बचा वो है। तो जो प्लांट हमें दिख रहा है उसी को तो खाएंगे ना, उसी में से तो लेकर के हम खाएंगे ना, हेटेरोट्रॉफ्स उसी में से तो लेंगे ना। तो वो क्या था? एनपीपी। ठीक है, क्लियर है ये? तो उसको बोलेंगे हम, हेटेरोट्रॉफ्स में भी कौन आ गए? कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स सब आ गए। ठीक है, अब हर्बीवोर में ट्रांसफर हुई वो बायोमास, फिर हर्बीवोर को कौन खा रहे हैं? कार्निवोर, फिर कार्निवोर में वो ट्रांसफर होगा बायोमास। क्लियर है? ये वाला क्लियर है ना? अब हम देखते हैं, सारा अभी मैं शेयर कर दूंगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया हमारा, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था प्रोड्यूसर लेवल पे, मतलब प्लांट से रिलेटेड, प्लांट ने बनाया, प्लांट ने कितना बनाया, प्लांट ने कितना यूज किया, प्लांट है ना। अब ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम बात करेंगे आगे कंज्यूमर लेवल की। ठीक है, मतलब कितना हमें मिल रहा है, कितना हम खा रहे हैं उसमें से। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड एट एनी ऑफ कंज्यूमर लेवल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंज्यूमर लेवल, एक तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, वो प्रोड्यूसर लेवल पर था, ये कंज्यूमर लेवल पर है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल पर और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल पर। और वो भी हमें कौन सी अवेलेबल है? एनपीपी में से जो हम ले रहे हैं, जो एनपीपी लेकर के जो हम आगे खा के बड़े हो रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर लेवल की प्रोडक्टिविटी, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कितने एरिया के अंदर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, मतलब मैंने पीछे भी तुम्हें बताया 100 किलोग्राम की, मान लिया वो 1000 में कन्वर्ट हो गई तो 900 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। वो डिपेंड करता है कितने एरिया में है वो। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर। तो ये हो गया, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, इननेट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं ना, इंट्रिंसिक वैल्यू है ना अपनी। तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर उसको सनलाइट ही नहीं मिल रही है तो कैसे होगा? वाटर नहीं मिल रहा है तो कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे? अगर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे प्रॉपर तो कैसे करेंगे? तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एरिया, ऑन क्लाइमेट मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, राइट? फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, वो कितना ये कितनी एनाबॉलिक एक्टिविटी करेगा उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम। सेम प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट हो सकती है। जैसे इसका बड़ा सुंदर एग्जांपल मैं देती हूँ तुम्हें, डेजर्ट में ग्रास की, मतलब ग्रास की कितनी प्रोडक्टिविटी है, डेजर्ट से और हमारे वाले एरिया में यहाँ पे किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ या वहां? यहाँ होगी नेचुरली,
यहाँ पर क्योंकि फुल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, डेजर्ट में तो उनको हर चीज की कमी मिल रही है ना। तो इसलिए ये इस पे भी डिपेंड करता है किस एरिया में ग्रो कर रही है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होने के बावजूद भी अगर इनमें से एक भी कम पड़ा तो वो नहीं होगा। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल भी होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब ये देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन क्या है। ओशन तुम्हें पता है पानी कितना एरिया कवर करता है, 70% ऑफ अर्थ सरफेस, जानते हो ये बात तो। मेजर एरिया लैंड का कौन कवर करता है, ओशन कवर करते हैं। फिर भी ओशन की प्रोडक्टिविटी क्यों इतनी कम है, ये क्वेश्चन आता होता है। ओशन की बहुत कम है प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू लैंड। वो क्या है, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर कितनी देखी गई, 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये ड्राई वेट के तौर पर मेजर किया गया था। और इसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि 55 बिलियन टन्स मिली ओशन की और 115 बिलियन टन्स मिली लैंड की। क्यों है इतना लो प्रोडक्टिविटी ओशन की, क्या हो सकती है, बिकॉज सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट डीप इन द ओशन, एक तो ये रीजन है। दूसरा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन ओशन। क्लियर, ओशन में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो सॉइल के अंदर है, और लाइट जो सॉइल को मिल रही है, जो लैंड को मिल रही है, लाइट भरपूर लाइट मिल रही है, वो ओशन में नहीं मिल रही। तो इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो यही पूछ सकते हैं टोटल एनपीपी कितना है इसका और होल बायोस्फीयर का, फिर ओशन का कितना है और लैंड का कितना है, व्हाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज लो। ये नीट क्वेश्चंस में भी आते हैं, ऐसा क्यों। क्लियर, ये वाला क्लियर ना, ओशन की प्रोडक्टिविटी क्यों कम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन। बच्चों प्रोडक्टिविटी में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टू टाइप्स है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर हमने देखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर लेवल, इट the production of biomass by plants, ठीक है, एट प्रोड्यूसर लेवल, राइट। तो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो अगर फोटोसिंथेसिस का नाम आ गया मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर आपको कंज्यूमर का नाम आ गया तो क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टू टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस मतलब टोटल बायोमास सिंथेसिस जो किया, टोटल ग्लूकोज का जो सिंथेसिस किया, उसमें से उसने यूज किया अपनी ग्रोथ में, अपने बायोमास को इंक्रीज करने में, दैट इज उसके बाद जो बचा वो क्या था, रेस्पिरेशन लॉस में। तो अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस को ग्रॉस में से माइनस कर देंगे तो कितना बचा, क्या बचा, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, राइट। ये वाला क्वेश्चन आता होता। उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसमें कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। उसके बाद हमने ओशन की प्रोडक्टिविटी देखी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन सबको पता है, तुम्हें क्या होता है डिकम्पोजिशन बच्चों, जानते हो ये वाला टॉपिक भी। डिकम्पोजर्स आर essential or non-essential component of ecosystem, essential, yes, essential component, right। तो यही पता होना चाहिए। चलो अब इसमें तुम्हें दे रखा है एक अर्थवर्म के बारे में। स्टार्टिंग में अर्थवर्म को हम डेट्रीवोर बोलते हैं। बच्चों डेट्रीवोर किसको बोलते हैं पहले बताओ, डेट्रीवोर क्या होता है। डेट्रीवोर जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करें उन्हें हम डेट्रीवोर्स बोलते हैं। क्लियर है। और जो वो ऑर्गेनिक मैटर यानी पत्ते पुत्ते गिर गए या डेड ऑर्गेनिक मैटर है या एक्सक्रीटा है उसको क्या बोलते हैं हम, डेट्रिटस, ठीक है। अब ये जो डेट्रिटस है इसमें भी पढ़ाऊंगी पहले। डेट्रिटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, राइट। एंड डेट्रिटस इज ऑफ टू टाइप्स, डेड प्लांट रिमेन्स एंड डेड एनिमल रिमेन्स एंड फीकल मैटर, ठीक है। तो ये भी देख लेना, डेट्रिटस भी एनिमल मैटर को भी बोलते हैं, एनिमल के ऑर्गेनिक मैटर को भी बोलते हैं, प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर को भी बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं, राइट। सो डेट्रीवोर दैट इज अर्थवॉर्म
referred to as the farmer's friend. क्यों? Because it helps in decomposition. This is so because they help in the breakdown of complex organic matter. इसको थोड़ा सा मैं breakdown of complex organic matter as well as in loosening of soil. ठीक है, earthworm. Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients, and this process is called as decomposition. ये पढ़ चुके हो पहले भी तुम, ठीक है. Decomposition is the breakdown of organic matter into inorganic. क्लियर? इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन. और कौन करता है? डिकम्पोजर्स. उनमें से एक अर्थवॉर्म भी है, ठीक है. अर्थवॉर्म को हम डिकम्पोज, डेट्रिवोर्स आर टाइप ऑफ डिकम्पोजर्स एक्चुअली. इधर इधर देखो, इधर, राइट. डेड प्लांट रिमेन्स, इसमें क्या क्या आता है देखो, लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर. ये देखो प्लांट रिमेन में ये सारा आ गया, लीव्स, बार्क, फ्लावर. और एनिमल्स में एनिमल के डेड रिमेन्स एंड फीकल मैटर, ठीक है. और इसको बोल देते हैं हम डेट्रिटस. इसको बोलते हैं हम डेट्रिटस, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. ये सारा मिलकर के रॉ मटेरियल बनाता है. अब इसके स्टेप्स देखेंगे क्या क्या है. देयर आर 5 स्टेप्स बच्चों. इसके कौन कौन से हैं, इसको मैं अलग से भी लिख देती हूँ. एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड. देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन. इसको रुको. हाँ, ये देखो 5 डिकम्पोजिशन क्या है वो देख लो. नंबर वन फ्रैगमेंटेशन. नंबर 2 दिख रहा है. नंबर 2 लीचिंग. नंबर 3 कैटाबॉलिज्म. नंबर 4 ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन कहाँ लिखे हैं, इसको थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं. ह्यूमिफिकेशन. नंबर 5 मिनरलाइजेशन. यहां नहीं आएगा, इसको मैं यहां कर देती हूँ, मिनरलाइजेशन. तो इसको ना, इसको ऐसे याद करो. इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि याद रहेगा तुम्हें. ये बन गया फल्चम, ठीक है. फल्चम, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है. अब इसमें मैं तुम्हें इन 5 के बारे में बता देती हूँ. इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी. जो ये 3 है ना, ये 3, जो ये फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म, ये जो 3 होते हैं, ये तीनों के तीनों होते हैं डेट्रिटस पर. दे अकर्स ऑन डेट्रिटस. एंड दीज 2 अकर्स इन सॉइल. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. दीज 2 अकर्स इन सॉइल, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. तो इसमें बच्चों मिनरलाइजेशन, मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये देखो कैसे, मतलब पहले क्या होगा, अभी देखो तुम्हें डायग्राम से क्लियर होगा. जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है ना, वो डेट्रिटस के ऊपर होंगे. फिर वो डेट्रिटस का इतना ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सॉइल में मिल जाते हैं जाकर के. फिर ये 2 स्टेप आगे जाके सॉइल में होते हैं, ठीक है. बिफोर गोइंग टू दिस, इसको देख के मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपना डायग्राम तुम्हारे सामने ये रखती हूँ. पहले फल्चम में सबसे पहले क्या है, मान लिया कि एक बड़े पेड़ से स्टार्ट करते हैं हम. इस ट्री के पत्ते टूट के गिर गए, इसको क्या बोलते हैं, डेट्रिटस, राइट. डेट्रिटस. इसमें खाली हमने ये दिखाया बाबा कि एनिमल एक्सक्रीटा और एनिमल डेड रिमेन्स भी आ जाएगा. फिर अर्थवॉर्म, उसको अर्थवॉर्म या और डिकम्पोजर्स मिलके उसके
पहले अर्थवॉर्म को ही मान लेते हैं, अर्थवॉर्म को हम डेट्रीवोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? ये हाँ, डिकम्पोजर्स। एक्चुअली डिकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? डिकम्पोजर्स बताओ। अर्थवॉर्म भी हो गया एक, तो बहुत सारे, मतलब इंसेक्ट्स भी हो गए, कई एनिमल्स हो गए। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई। हाँ जी बेटे, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, वो भी है। हाँ, उनको भी बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्मॉल एनिमल्स, जैसे इंसेक्ट्स भी हैं एक तरह के, वो भी डिकम्पोज करते ही है ना, जैसे वल्चर्स भी डिकम्पोज करते ही है ना बॉडी को। चलो, अब ये देखो, ध्यान से देखो, इसमें मैंने एकदम स्टेप वाइज बनाया हुआ है। फर्स्ट स्टेप फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स कर देते हैं उसके। ये पत्तों को खा के देखो छोटे छोटे कर दिए, ये उन्होंने छोटे छोटे उसमें कर दिया डिवाइड। फिर उसके बाद क्या था नेक्स्ट हमारा? तो ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं खाते, बहुत सारे पड़े होते हैं, कुछ खा लिए, कुछ नहीं, छोड़ दिया कुछ, ऐसा नहीं है। सेकंड सेकंड है बच्चों, सेकंड स्टेप है लीचिंग। ये अब ये वाटर, ये क्या चले जाएंगे सॉइल के अंदर, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप ये हुआ। थर्ड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, और स्मॉल स्मॉल में कन्वर्ट हो गई है। ये थर्ड स्टेप, कहाँ लिखा है ये है थर्ड स्टेप। ठीक है, और ज्यादा इसके डिग्रेडेशन हो गई। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। ये ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन इज मोर, इसको बोल सकते हो, मतलब इट इज मोर रेजिस्टेंट टू, आगे इसमें क्या होगा, मतलब ये ज्यादा फर्टाइल सॉइल बन जाएगी। ह्यूमस, ह्यूमस बोलते हैं जिसको हम, ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हमें, ह्यूमस के लिए ज्यादा मॉइस्चर भी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा ये मिनरल्स भी बनते जाएंगे, सॉइल के भी मिनरल्स इकट्ठे होकर के जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप होगा, इसका बन जाएगा मिनरलाइजेशन। फिर ये जो मिनरलाइजेशन के बाद इट इज अवेलेबल टू प्लांट, एक्चुअली दिस इज अवेलेबल टू प्लांट, दिस इज द इनऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया इनऑर्गेनिक मैटर में। अब हम इधर वाला डायग्राम भी देखेंगे और एक बार इसको लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। डेट्रीवोर्स दैट इज अर्थवॉर्म, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। Earthworm breaks down the detritus into small particles. This process is called fragmentation. And the process of leaching, by the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into soil horizon and get precipitated as unavailable salts. ठीक है, चले गए सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं लीचिंग। बारिश आई, घुल के उसके अंदर, वो सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यूज होते हैं, क्यों नहीं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। उसको और ज्यादा छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously in the detritus above 3. ठीक है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन occurs during decomposition in the soil. क्लियर है बच्चों? हो गया क्लियर? ये तीनों स्टेप होते हैं डेट्रिटस में, और बाकी के जो दोनों स्टेप होते हैं ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये कहाँ होते हैं? बोलो, कहाँ होते हैं ये? सॉइल के अंदर। अब हम ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये दिख रहा है ना सारा? ये तुम्हारी एनसीईआरटी का है। ये ट्री दिखाया हुआ है, यहाँ पे पत्ता दिखाया हुआ है, गिर गया, ग्रीन लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस। इसकी लेबलिंग आ सकती है, इसको हम डेट्रिटस बोलते हैं। अब ये क्या है? कुछ इंसेक्ट्स खा गए, है ना, कुछ ये कैटरपिलर खा गए इसको। सम आर इटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर फूड वेब, मतलब उसमें एंटर कर गई फूड वेब में, उन एनिमल्स में एंटर कर गई वो वाली एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? फिर उसके बाद क्या हुआ? अब ये इसमें से जो लीव्स, कुछ इन्होंने खा लिए, कुछ ये पार्शली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, एंड दे लूज
लॉस फ्रॉम लॉ एंड बिकम लिटर। लिटर पता है क्या होता है? लिटर जो मतलब जो कागज को फाड़ के फेंक दो उसको भी तो लिटर ही बोलते हैं ना? है? हाँ, मतलब लिटर जैसे कूड़े करकट का ढेर, उसको वेस्ट मटेरियल। तो इसने क्या किया, इसने इन पत्तों के और टुकड़े टुकड़े कर दिए, दिस इज कॉल्ड एज लिटर। ये लिटर बन गया। क्लियर? फिर उसके बाद इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन की अर्थवॉर्म ने, बैक्टीरिया ने, सॉयल, माइट्स, फंजाई, चींटियां भी आ गई इसी में। चींटियां पूछ रहे थे ना, तुम इसी में आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसने किया राइट, इस ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल। उसके बाद फिर ये लीचिंग हो गई इसकी। इन्होंने थोड़ा सा ना मतलब ये नेटवर्क सा बना दिया, हमने स्टेप वाइज किया था वो, ये बना दी, ये हो गई लीचिंग। अब ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है, इट इज अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, इसमें इन्होंने वो क्लियर स्टेप नहीं दिखाया हुआ जो हमने ये वाला देखा था इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, कि ह्यूमिफिकेशन हुई, मिनरलाइजेशन हुई, ये वाला। अब हम इसके अंदर ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये थोड़ा मिनरलाइजेशन और इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक, हाँ, ह्यूमिडिफिकेशन लीड्स टू, इसमें मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। कैसे लिखूं, रुको। लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस। तो उसको कोई शेप साइज नहीं होता सब्सटेंस का, दिस इज कॉल्ड एज अमॉर्फस। अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो उसको बोलेंगे ह्यूमस, विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब उसका फर्दर डिकम्पोजिशन बहुत स्लो स्लो होगा। ठीक है, और ना ही उसके ऊपर माइक्रोब्स का एक्शन होता, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। एक ये बात याद रखना, ये दोनों पॉइंट किसके हैं? ह्यूमस के। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, एक अमॉर्फस है, एक तो ये वाली बात ध्यान रखना, अमॉर्फस है ये, एक ये हो गया। दूसरा ये रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, और तीसरा ये इसकी स्लो रेट पर आगे डिकम्पोजिशन होगी। तीन बातें याद रखनी है। एंड कोलॉइडल, ये भी रखना। It serves as a reservoir of nutrients. It is nutrient rich. Humus is nutrient rich. And the humus is further degraded by some microbes, and release of inorganic nutrients occur by the process called mineralization. जब ह्यूमस का मिनरलाइजेशन होगा तब वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? दैट इज अवेलेबल टू प्लांट। क्लियर? अब इसमें जो लास्ट में दिया हुआ है, दैट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स में देख लो क्या क्या है। एक तो डिकम्पोजिशन को भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ये ठीक है, एक तो यही वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस। एक तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस, सेकेंड पॉइंट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। ये दो फैक्टर हैं, एक तो हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन और ये क्लाइमेटिक फैक्टर। कैसे, ये भी देख लो। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin, rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. जैसे लक्कड़ है, लक्कड़ क्या है? लिग्निन ही है ना, उसका स्लो होगा डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये पत्तों का जल्दी हो जाएगा। क्लियर? तो ये अगर मान लिया डेट्रिटस के अंदर लिग्निन ज्यादा है, काइटिन ज्यादा है, तो स्लो होगा। और अगर उसके डेट्रिटस के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर ज्यादा है, तो ये डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। टेम्परेचर एंड सॉयल मॉइस्चर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। एक तो ये हो गया, कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर? थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। कैसे? वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट, ये हो गया एक तो। वेयर एज लो टेम्परेचर एंड एनर्बायसिस, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, inhibit decomposition resulting in buildup of organic materials। क्लियर है? ये भी तुम्हें पता ही है, जब जितना ज्यादा वार्म होता है उसमें डिकम्पोजिशन ज्यादा होती है, समझते हो ना उस टाइम, क्योंकि माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं, फंजाई एक्टिव होती है, उनकी रिप्रोडक्शन होती है खूब, तो वो डिकम्पोज करते हैं, तो उनको खाना भी चाहिए, तो डिकम्पोजिशन के थ्रू अपना खाना लेते हैं। तो वार्म और ह्यूमिड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, मॉइस्चर में जब बारिशें होती हैं उस टाइम डिकम्पोजिशन के लिए परफेक्ट वेदर है। ठीक है, तो ये दो चीजें करने वाले हो तुम। इसमें क्या क्या, इसमें से कई तरह के आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये इसके साथ ही ये वाला टॉपिक खत्म हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी फ्लो वाला है, वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।